जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोग अरावली पर्वत को देखे थे। उत्तर भारत के पठारी भाग में अरावली पर्वत को हम लोगों ने पढ़ा। अरावली पर्वत में हमने देखा कि कई पहाड़ियां हैं। जो अरावली पर्वत का विस्तार है वह 4 राज्यों में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसमें दिल्ली भी है। उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में उसका विस्तार है। उसमें हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा। लूनी नदी का उद्गम जो राजस्थान से होता है और वह जाके राजस्थान से होकर मरुस्थलों के बीच से होकर वह चली जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में हमने कई पहाड़ियों को देखा। उसमें से मुख्य रूप से एक गिर पहाड़ी थी और उसी गिर पहाड़ी पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान उस गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीन पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी पर बनी हुई है। रायसीना पहाड़ी पर बनी हुई है। और इसके बाद हम लोग अरावली पर्वत के बाद अब हम लोग देखेंगे उसके बाद का जो भाग है। अच्छा, उसमें हम देखे थे कि जो उच्च मध्य भूमि के पठारी हैं उसके अंतर्गत कई 5 पठारियों को हमने जाना। 5 पठारियों में सबसे पहला था अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड, उसके बाद दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के बाद हम लोग दक्षिणी भारत के पठार को बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम अरावली पर्वत को जाने हैं। आज हम लोग मालवा का पठार देखेंगे। मालवा का पठार जो है वह भारत के मुख्य रूप से 2 राज्यों में विस्तृत है। भारत के 2 राज्यों में विस्तृत है। एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात किन किन राज्यों में विस्तार है मालवा के पठार का? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में जो मालवा का पठार है, यह पठार जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश से राजस्थान में इसका विस्तार है। तो कहने का मतलब राजस्थान का क्षेत्र ये है और मध्य प्रदेश का ये है। तो इसका जो विस्तार है लगभग ऐसे ही है। मालवा का पठार का विस्तार यह है। और इसके इधर जो पश्चिम साइड था वह अरावली का पर्वत। इसके दक्षिण साइड में मालवा के पठार से दक्षिण में जो है वह विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद इधर बुंदेलखंड का पर्वत होगा जो उत्तर प्रदेश के निचले भाग में है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग मालवा का पठार देख रहे हैं। मालवा का पठार इस पे सर्वाधिक मात्रा में इसमें अपर्दन होती है। यह पठार में सर्वोच्च स्तर पर अपर्दन होता है। सर्वाधिक अपर्दन इसी पठार पे होता है। इस पठार पे सर्वाधिक अपर्दन जो होता है, अपर्दन मालवा के पठार पर होता है। अपर्दन किस पठार पे होता है? मालवा के पठार पे होता है। यह मुख्य रूप से 2 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किन राज्यों में? राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो इसका विस्तार है राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में है। इस मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसी मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी।
और यह नदी चंबल नदी है। कौन सी नदी? यह नदी चंबल नदी है, चंबल नदी है। और यह चंबल नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है। चंबल नदी कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। और मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो वह जिला है महू। कौन सा जिला है? महू है। मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। और इसी चंबल के नदी पे, इसी चंबल की नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, कई बड़े बड़े बांध बनाए गए जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं आइए देखते हैं। एक है राणा सागर, राणा सागर, राणा सागर बांध, राणा सागर बांध, राणा सागर जो राजस्थान में है। किस किस राज्य में है? राणा सागर बांध राजस्थान में है। एक है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, सागर बांध यह भी राजस्थान में है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। उसके बाद एक गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और यह बांध मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर और राणा सागर बांध यह राजस्थान में है, राजस्थान में है। और यह नदी जो है, यह जो मालवा का पठार है, 2 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है। यह सर्वाधिक अपर्दन वाला पठार है, यह सर्वाधिक अपर्दन वाला पठार है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसी चंबल नदी पे, इसी मालवा के पठार पर और कई नदियां हैं, कई नदियां हैं जहां यहां से जो जिनका उद्गम होता है, कई नदियों का उद्गम होता है। उसमें से मुख्य रूप से कई नदियां हैं इस तरीके से। तो एक नदी है, कई नदियां हैं जो आपस में आके यहां से निकलती हैं। और कई नदियों में नदी जो है एक पार्वती है। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ है। मालवा का पठार। एक नदी और है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। और फिर काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और एक चंबल नदी है जो हमने बताया आपको, चंबल नदी। और चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध वह मध्य प्रदेश में है। बाकी जो दो बांध हैं, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, यह राजस्थान में है। राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध यह राजस्थान में है। यह कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से निकलने वाली जो 4 नदियां हैं, पार्वती नदी, बेतवा नदी, काली नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, काली नदी, चंबल नदी, यह नदियां आपको याद रखना होगा कि इन नदियों का उद्गम स्थल क्या है। इन नदियों का उद्गम स्थल कहां से है? यह पार्वती नदी किस पठारी से निकलती है? किस पठारी से निकलती है? बेतवा नदी किस पठार से निकलती है? और बेतवा नदी पे भी कई सारे बांध बनाए गए हैं, कई बांध है। और चंबल नदी पे हमने जो बांध है, इसमें से 3 है, मुख्य रूप से 3 बांध है। और राजस्थान में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, इसको आप देख लीजिएगा। बेतवा नदी का जो मालवा का पठार है, यहाँ बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टान? इस पठार पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। बेसाल्ट की चट्टान, कौन सी चट्टान? बेसाल्ट की चट्टान। और जब अधिक अपर्दन होता है इस मालवा के पठार पर, जब अधिक अपर्दन होता है, तो अपर्दन के कारण यह जो बेसाल्ट की चट्टान होती है, वह काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी।
कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए। किस खेती के लिए? कपास की खेती। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है। और कपास की खेती, इसी को हम गोल्ड, व्हाइट सोना, व्हाइट कपास कहते हैं। व्हाइट इस कपास की खेती, जहाँ काली मिट्टी है उसे हम गोल्ड, सफेद सोना भी कहते हैं। गोल्ड, व्हाइट सोना, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। व्हाइट गोल्ड कहते हैं जिसे सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना, सफेद सोना। सफेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को। और कपास की खेती कहाँ होती है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी किन चट्टानों से टूटकर बनती है? तो बेसाल्ट की चट्टानों से। किन चट्टानों से टूटकर बनती है? तो बेसाल्ट की चट्टानों से टूटकर बनती है। इन चट्टानों के टूटने से यहाँ अपरदन, इस मालवा के पठार पर अपरदन जो है वह सर्वाधिक मात्रा में होता है। अपरदन जो है वह सर्वाधिक मात्रा में होता है। कहाँ? इस मालवा के पठार पर। इसी अपरदन के कारण छोटे छोटे टुकड़े में इस पठार की चट्टानें आपस में टूट जाती हैं। पठार की चट्टानें क्या होती हैं? टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। किसके कारण? अपरदन के कारण। अपरदन होने के कारण जो चट्टानें हैं वह टूट जाती हैं। और मौसम परिवर्तन के कारण चट्टान टूट जाती है। मौसम परिवर्तन होने के कारण क्या कारण है चट्टान के टूटने का? क्या कारण है कि चट्टान के टूटने का? तो यह है चट्टान, यह है चट्टान। और चट्टान, यह है चट्टान। जब बरसात होती है, क्या होती है? बरसात होती है, वर्षा की बूंदें आती हैं, मौसम बनता है, बरसात होती है, तो इन चट्टानों पे आती है। इन चट्टानों पे आती है तो ये चट्टानें क्या हो जाती हैं? ये चट्टानें नम हो जाती हैं। नम हो जाती हैं मतलब चट्टानों में नमी आ जाती है। चट्टानों में नमी आ जाती है। चट्टानों में क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। और जब मौसम परिवर्तित होता है, मौसम बदलता है, फिर चट्टानें क्या होती हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण फिर गर्म हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण चट्टानें फिर वापस से गर्म हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होती हैं? चट्टानें गर्म हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण चट्टानें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण चट्टानें फिर गर्म हो जाती हैं। एक बार ठंडा हुई, एक बार गर्म हुई, एक बार ठंडा हुई, एक बार गर्म हुई, जिससे इन चट्टानों में संकुचन की क्रिया होती है। क्या होती है? ठंडा गर्म होने के कारण इसमें संकुचन की क्रिया होती है। मतलब चट्टानें क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। इनका आकार छोटा पड़ जाता है, मतलब टूटना शुरू करती हैं, संकुचित हो जाती हैं, संकुचित होती हैं। क्या? चट्टानें मौसम परिवर्तन के कारण, ऋतुओं के परिवर्तन के कारण चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और इसी संकुचन की क्रिया को, जब आपस में चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं, इसी संकुचन की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इसी संकुचन की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। मतलब चट्टानें क्या होती है? टूट जाती हैं। चट्टानें टूट जाती हैं और छोटे छोटे चट्टानों में वो परिवर्तित हो जाती हैं। और याद रखिएगा कि ये जो चट्टानें हैं जब एकदम बिल्कुल छोटी बारीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इन चट्टानों से अपक्षय के कारण मिट्टी का स्वरूप ले लेती है। चट्टान जो है मिट्टी का स्वरूप ले लेती हैं। तो ये मिट्टी का स्वरूप ले लेती है। तो कहने का मतलब मिट्टी का जनक कौन है? तो चट्टान है। मिट्टी का जो जनक है वह चट्टान है। मिट्टी कहाँ से निकलती है? तो वह चट्टानों से निकलती है। मिट्टी कहाँ से निकलती है? वह चट्टानों से निकलती है। तो अपरदन के प्रकार, ये अपरदन हो गया। और अपरदन मतलब जमीन का कटना। अपरदन मतलब जमीन और चट्टानों का टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना और फिर मिट्टी बन जाना। क्या हो जाना? मिट्टी बन जाना। और यह अपरदन की जो क्रिया होती है वह कई तरीके से हो सकती है। वह अत्यधिक आंधी तूफान या हवा, कहने का मतलब हवाओं से हो सकती है, अत्यधिक बारिश से हो सकती है,
बाढ़ के कारण हो सकता है, बाढ़ के कारण हो सकता है। और कैसे हो सकता है? और जो जो मानव के द्वारा किया जाता है कि जो चट्टानों के काट लिए जाते हैं अपने प्रयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, वह भी अपरदन का ही हिस्सा है। तो अपरदन के प्रकार, अपरदन के जो प्रकार होते हैं वो कई कई प्रकार के होते हैं। अपरदन के प्रकार, अपरदन के प्रकार, तो अपरदन कई प्रकार के होते हैं। अपरदन कई प्रकार के होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से हम जलीय अपरदन देखेंगे। क्या देखेंगे? जलीय अपरदन। पहला है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन मतलब जल के द्वारा जो अपरदन हो रहा है, जलीय अपरदन। जल के द्वारा जो अपरदन हो रहा है उसे हम जलीय कहते हैं, जलीय अपरदन कहते हैं, जलीय अपरदन कहते हैं। इस जलीय अपरदन के अंतर्गत जो पहला पार्ट है इसका, वह है बूंद अपरदन। कौन सा है? बूंद अपरदन। बूंद अपरदन, बूंद अपरदन, अपरदन, बूंद अपरदन। इस बूंद अपरदन में क्या होता है कि बूंद अपरदन में क्या होता है कि लगातार लगातार जो है बूंदे, मतलब बारिश के दौरान लगातार बूंदे क्या होती हैं? इन चट्टानों पर गिरती हैं। कहाँ? इन चट्टानों पे गिरती हैं, मतलब मृदा पे इन चट्टानों पे गिरती हैं और क्या करती हैं? ये चट्टानें आपस में टूटना शुरू हो जाती हैं। चट्टान क्या होगा? टूटेगा। हमने आपको बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो चट्टान है वह नम हो जाती है और फिर प्रकाश धूप हो जाने के कारण वह गर्म हो जाती है, जिसे संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन की क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। संकुचन की क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। कहने का मतलब चट्टानों का टूटना कहा जाता है। और जब ये चट्टानें टूट जाती हैं तो कहने का मतलब अब जब और टूट गई, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई, तो बूंद अपरदन मतलब बरसात का जो बूंद है, छोटे छोटे बूंद है लगातार वर्षा के कारण, यह चट्टान जो है वह मृदा का रूप धारण कर लेती है। क्या होती है? मृदा का रूप धारण कर लेती है। और इसी बरसात के कारण यह मृदा का रूप धारण कर लेती है, मृदा का रूप धारण कर लेती है, जिससे जिससे यह मृदा जो है असंगठित हो जाती है। मृदा क्या हो जाती है? असंगठित हो जाती है, असंगठित हो जाती है, असंगठित हो जाती है। और इसी असंगठित की क्रिया को ही, इसी क्रिया को ही अपरदन कहा जाता है, बूंद 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 अपरदन। तो बूंद अपरदन लगातार वर्षा के कारण चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है, जिससे वह चट्टान मृदा का रूप धारण करती है और मृदा जो है वह असंगठित हो जाती है। असंगठित होने की क्रिया को ही हम बूंद अपरदन कहते हैं, बूंद अपरदन कहते हैं। अगला जो जलीय अपरदन में जो दूसरा भाग है, वह परत अपरदन है। क्या है? दूसरा है परत अपरदन, परत अपरदन। और जो परत अपरदन है वह बूंद अपरदन के ही कारण होता है, बूंद अपरदन के ही कारण होता है। कहने का मतलब जो परत अपरदन होता है वह बूंद अपरदन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बूंद अपरदन के कारण होता है। बूंद अपरदन के कारण परत अपरदन होता है। बूंद अपरदन के कारण, किसके कारण? बूंद अपरदन के कारण परत अपरदन होता है। क्या होती है बूंद अपरदन में? लगातार बारिश होती है, लगातार वर्षा के कारण जो मृदा है वह असंगठित हो जाती है, मृदा असंगठित हो जाती है, जिससे जो मृदा का तल है, जो कठोर तल है, वह सतह पर आ जाता है। मृदा का जो कठोर तल है, मृदा का जो कठोर तल है, मृदा का कठोर तल, मृदा का कठोर तल, कठोर तल का सतह पर आ जाना,
आ जाना ही परत अपरदन कहलाता है। सतह पर आ जाना ही परत अपरदन कहलाता है ना। समझ में आया इतना। ये परत अपरदन क्या है, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार बूंद अपर्दन है। बूंद अपर्दन से जो मृदा असंगठित हो जाती है, तो कहने का मतलब मृदा ऊपर से हट जाती है, अपर्दित हो जाती है, तो वह कठोर तल जो है वह सतह पर आ जाता है। वह कठोर तल सतह पर आ जाता है, तो अब उसका अपक्षय होगा, उस कठोर तल का अपक्षय होगा। किसका होगा, अब उस कठोर तल का अपक्षय होगा। और जब कठोर तल का अपक्षय होता है, उसी को हम परत अपरदन कहते हैं। परत अपरदन कहते हैं, उसी को हम परत अपरदन कहते हैं, उसी को हम परत अपरदन कहते हैं। अब अगला है रील अपरदन। रील अपरदन, रील अपरदन। यह रील अपरदन जो है, इसके लिए जो मुख्य जिम्मेदार है वह परत अपरदन है। इस रील अपरदन का जो मुख्य कारण है वह परत अपरदन है। परत अपरदन इसके लिए जो मुख्य कारण है परत अपरदन के कारण। परत अपरदन के कारण क्या होता है, रील अपरदन होता है। जब यह कठोर तल जल के बहाव के कारण और टूट जाती हैं। कठोर तल जल के बहाव के कारण टूट जाती हैं और छोटी छोटी नालियों का स्वरूप ले लेती हैं। छोटी छोटी नालियों का स्वरूप ले लेती हैं, जिसे हम रील अपरदन कहते हैं। जिसे हम नालियों का स्वरूप ले लेना ही रील अपरदन कहलाता है। नालियों का स्वरूप ले लेना ही रील अपरदन कहलाता है। छोटे छोटे नालियों का स्वरूप ले लेना ही छोटी छोटी नालियों का बनना ही रील अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटी छोटी नालियों का बनना ही रील अपरदन कहलाता है। छोटी छोटी नालियों का बनना ही रील अपरदन कहलाता है। अब जो अगला है वह है अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन। यह अवनलिका अपरदन का जो कारण है, इसी के कारण होता है, रील अपरदन के कारण होता है। रील अपरदन के कारण क्या होती है, अवनलिका अपरदन होता है, के कारण अवनलिका अपरदन होती है। रील अपरदन के ही कारण अवनलिका अपरदन। इस अपरदन में क्या होती है, जब रील अपरदन छोटी छोटी नालियां जो हैं, छोटी छोटी नालियां जब जल के प्रवाह से, किसके कारण, जल के प्रवाह से, जल के तीव्र प्रवाह से बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। बड़ी बड़ी नालियों का बनना ही आपका अवनलिका अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनलिका अपरदन कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अपरदन है, अपरदन में जो जलीय अपरदन में किन किन चीजों को देखा। बूंद अपरदन क्या होता है, परत अपरदन क्या होता है, और रील अपरदन क्या होता है, और नलिका अपरदन क्या होती है, और नलिका अपरदन क्या होती है। तो इसके बाद जो हम लोग, अच्छा इसमें मालवा के पठार में से जो हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से 4 नदियां, जो बड़ी 4 नदियां निकलती हैं। एक पार्वती नदी है, काली नदी है, बेतवा नदी है और चंबल नदी है। काली नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। और इसी चंबल नदी पर 3 बड़े बांध बनाए गए हैं। 3 बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर
गांधी सागर बांध वह मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। और बाकी जवाहर सागर और राणा सागर बांध ये दोनों राजस्थान में है। जवाहर सागर और राणा सागर बांध दोनों राजस्थान में हैं। तो ये हुआ हमारे आज मालवा का पठार, और उसके संबंध में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू क्लास।